प्रिय छात्र छात्राओं, जिस प्रकार से आप लोग घर पर बैठ कर के अभी वर्तमान में संचालित क्लासों के माध्यम से अपनी पूर्ण मेहनत कर रहे होंगे, अपने उद्देश्य के लिए कर्मठता के साथ में सफलता की चुनौती के रूप में अध्ययन कर रहे होंगे और जो आपको प्रतिदिन क्लासों के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या ऑन क्लासेस के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के रूप में जो क्लासेस संचालित हो रही हैं उसका भरपूर लाभ भी उठा रहे होंगे। इसी आशा के साथ हमारा जो अध्याय नंबर है 6 चल रहा है अभी वर्तमान में, इसका जो आज का टॉपिक होगा वो है भारत विभाजन के कारण। भारत विभाजन के कारण। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत विभाजन का मतलब था कि भारत एक स्वतंत्रता से पूर्व एक विशाल और विस्तृत आकार में देश था, जिसमें पाकिस्तान, बर्मा या अन्य प्रकार के बहुत से क्षेत्र शामिल थे। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और स्वार्थ की नीति के कारण जाते जाते भारत को स्वतंत्र करने के उपरांत भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 राष्ट्र बना करके चले गए। यही भारत विभाजन के रूप में देखा जाता है। अतः इस विभाजन के क्या कारण रहे, ऐसी कौन सी परिस्थितियां रहीं, या ये विभाजन क्या जरूरी था, उस समय आवश्यक था परिस्थितिवश, इसी संदर्भ में हम इसके पॉइंटों का, बिंदुओं का क्रमवार से अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से इसके मुख्य रूप से 5 पॉइंट बताए गए हैं। पहला इसका जो बिंदु है वह है मुस्लिम लीग और जिन्ना की भूमिका। मुस्लिम लीग तथा जिन्ना की भूमिका। मुस्लिम लीग क्या था? मुसलमानों की एक ऐसी संस्था थी जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इस संगठन में भारत की आज़ादी तक विशेष करके केवल और केवल मुस्लिम हितों की बात की और उनके साथ में भारत से अलग होने से और हिंदुओं से एक अलग नई विचारधारा के रूप में मुसलमानों को स्थापित करने की बात कही। इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका रही वो कायदे आजम के नाम से प्रसिद्ध पाकिस्तान के जो बाद में जाकर के राष्ट्रपति भी बने, जिन्ना, उसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो पृथकतावादी नीति थी वो इनकी सोच क्या थी, या ये लोग किस रूप में देखते थे इसको, भारत को। तो सबसे पहले इनका एक ही सिद्धांत था, द्विराष्ट्र। द्विराष्ट्र और पृथकतावादी नीति। द्विराष्ट्र का मतलब है भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 राष्ट्र होने चाहिए, और पृथकतावादी का मतलब था कि मुसलमान हमेशा हिंदू या भारत से अलग रह करके अपनी नीतियां निर्धारण करेंगे। यही इनकी द्विराष्ट्र और पृथकतावादी नीति थी। जिस प्रकार से मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में अगर हम इसका क्रमवार अध्ययन करते हैं तो 1930 में मोहम्मद इकबाल इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जो मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है, अर्थात पश्चिमोत्तर क्षेत्र के नाम से जिसको जाना जाता है, पश्चिम उत्तर यानी पश्चिम के उत्तर का जो हिस्सा है, इसको मिलाकर के एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए भारत से अलग। यानी विशेष करके ये क्षेत्र भारत से अलग होकर के एक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। ये किसने कहा? 1930 में मोहम्मद इकबाल ने। इसके बाद में देखते हैं कि 1933 में चौधरी रहमत अली ये लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था और इसने विशेषकर से ये कहा कि जो उत्तर पश्चिम का जो ये इलाका होगा एक अलग राष्ट्र के रूप में, इस क्षेत्र का, संपूर्ण क्षेत्र का नाम क्या होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक तरह से किसने किया? चौधरी रहमत अली ने इसके लिए।
अब इसके बाद में यदि हम देखते हैं तो 1937 के चुनाव के साथ में ही मुस्लिम लीग की भूमिका बढ़ जाती है। जिस प्रकार से 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव के नाम से जिनको जाना जाता है, प्रांतीय चुनाव। ये जो 1937 के प्रांतीय चुनाव थे, इसमें मुस्लिम लीग को असफलता मिली और इस कारण से जवाहरलाल नेहरू ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद मुस्लिम लीग से संबंध बनाने आरंभ किए, जिससे मुस्लिम लीग ने इस चीज़ का विरोध किया और इसका आगे जाकर के सरकार को, मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि 19 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस, यानी मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने 19 दिसंबर 1939 को क्या मनाया? मुक्ति दिवस के नाम से एक आयोजन किया गया। और 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया। पाकिस्तान प्रस्ताव अर्थात 23 मार्च 1940 को लाहौर का जो अधिवेशन आयोजित किया गया, उसमें पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश होगा, उसका अलग संविधान होगा, उसका अलग संगठन होगा, इस तरह की धारणा का प्रस्ताव जो था वो पास किया गया। ये आपका पहला पॉइंट पूरा होता है। अब हम इसके दूसरे बिंदु का अध्ययन करेंगे। जो दूसरा मुख्य रूप से जो बिंदु है हमारा, वो है अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति, अर्थात हिंदू और मुसलमानों को इस प्रकार से लड़ाया जाए कि हमारा राज या प्रशासन चलता रहे। इसीलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने 1909 में मार्लेमिंटो अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व की बात कही थी, अर्थात उनके लिए अलग से चुनाव होंगे, अलग से उनको प्रतिनिधित्व होगा। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि जो प्रतिनिधित्व जो इनको चुनाव प्रणाली दी गई, उसमें इनके अनुपात से कहीं अधिक थी। जैसे मुसलमानों की जनसंख्या है कहीं पर 1% और उसको प्रतिशत दे दिया गया 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का उसको अधिकार दिया गया। इस प्रकार से 1909 का अधिनियम मुसलमानों को धीरे धीरे उठाने का काम कर रहा था, उनको प्रतिनिधित्व अलग दिया गया और फूट डालो की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1945 में जिस प्रकार से वेवल ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया, प्रतिनिधि मंडल, इसकी विडंबना ये थी कि इस प्रतिनिधि मंडल में 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे और 5 सदस्य हिंदुओं के थे, अर्थात दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि मुसलमान कहीं औसतन हिंदुओं के रूप में उस वक्त कम थे। और इसी को दृष्टिकोण में आगे चल करके इनमें धीरे धीरे जो शिमला समझौता था, जो शिमला सम्मेलन हुआ, एक तरह से वो मुसलमानों को वीटो पावर मिल गया और इसमें जिन्ना की सबसे बड़ी भूमिका थी। जिन्ना को शिमला सम्मेलन के बाद में ऐसा वीटो पावर मिला कि वो हर जगह भारतीय या भारत से अलग होने की नीति पर काम करने लगा। अब इसका दूसरा पॉइंट पूरा होता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति
यदि तुष्टीकरण का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो तुष्टीकरण का मतलब होता है कि चुपचाप किसी चीज को सहन करना और उसे देखते रहना। अगर आपके सामने कोई गलत हो रहा है तो भी आप उसे चुपचाप सहन कर लो, अर्थात आपको लगता है कि हमारे साथ में गलत नहीं हो रहा, उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन यही नीति आगे चल करके सबके लिए घातक ही साबित होती है और अपने आप को संतुष्ट करना है एक तरह से तुष्टीकरण के रूप में। ये जो नीति थी इसके आधार पे हम देखते हैं कि सबसे पहले 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इस अधिवेशन में हिंदुओं को और मुसलमानों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस सम्मेलन की सबसे बड़ी जो भूल थी और विडंबना ये थी कि इसमें मुसलमानों को 1909 का जो अधिनियम के तहत पृथकतावादी चुनाव प्रणाली दी गई थी उसे इस सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया, जो आगे चल कर के धीरे धीरे इन दोनों संप्रदायों के मध्य में एक घातक बनती चली गई और भारत पाकिस्तान का निर्माण की भूमिका होती रही। यानी 1916 का अधिनियम एक तरह से संतुष्टि के दौर का शुरुआत माना जाता है। 1923 से लेकर 1933 तक हिंदू और मुसलमानों के दोनों के बीच में समन्वय की बिठाने का प्रयास करते रहे, अर्थात उसको धीरे धीरे तुष्टीकरण के रूप में बढ़ावा मिलता रहा। और 1946 में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को आमंत्रित किया गया और उसको एक तरह से पावरफुल बना दिया गया, वो हर चीज में हस्तक्षेप करने लगी भारतीय राजनीति में। तो ये तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली समय था और इसमें सबसे भूल के रूप में भी अंतरिम सरकार में उसे शामिल करना रहा। और यदि इसमें सबसे बड़ी देखते हैं तो मोहम्मद जो जिन्ना के नाम से जो जाना जाता है उसको इसके बाद में तो कायदे आजम कहा जाने लगा। कायदे आजम, कायदे आजम का शाब्दिक अर्थ होता है महान संगठन कर्ता, और इस प्रकार से जिन्ना धीरे धीरे पावरफुल होता चला गया, जो कि भारत विभाजन के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी के रूप में देखा भी गया। अब आता है आपका अध्याय, ये 3 पॉइंट पूरे होते हैं। चौथा जो मुख्य बिंदु है पॉइंट वो है अंतरिम सरकार की असफलता। चौथा पॉइंट है अंतरिम सरकार की असफलता। इसका मतलब ये था कि 1946 में जो सरकार बनाई गई अंतरिम सरकार के रूप में, या इसको इसमें कह सकते हैं कि 1939 के बाद से लेकर के 1946 के जो दौर में भारतीय राजनीति के प्रशासन के चुनाव चलाने के बाद में जो सरकारें गठित की गई उसमें मुस्लिम लीग ने सदन में बैठ करके उन्हें हर प्रकार से असफल करने का प्रयास किया। भारतीय कांग्रेस के प्रति उनकी नीति और धारणा ये रही कि उन्होंने उस चीज़ का किसी भी प्रस्ताव, किसी भी प्रकार की नीति लागू करने आदि का पुरजोर से सदन में विरोध किया और उसे सफल नहीं होने दिया, जिसके कारण अंतरिम सरकार धीरे धीरे फैल हो गई और असफल होने का एक ये भी बड़ा कारण था। अब आपका मुख्य रूप से चौथा पॉइंट पूरा होने के बाद में 5वां पॉइंट है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगों का मतलब ये था कि 21 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग को लेकर के पूरे देश में मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया और धीरे धीरे जब हिंदुओं ने इस चीज़ का पुरजोर विरोध करने की कोशिश की तो सांप्रदायिक दंगे भड़कते चले गए और देश में अव्यवस्था, अराजकता का इस तरह का माहौल हो गया कि कांग्रेस और उसके अन्य प्रकार के नेता इतने मजबूर और झुक गए, उन्हें लगने लगा कि ऐसी परिस्थिति में भारत को एक साथ संगठित रूप में, एकता के रूप में रख करके शासन संचालन नहीं किया जा सकता।
अर्थात इसको ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान का विभाजन अभी जरूरी हो गया था। जिस प्रकार से हम इसके संदर्भ में देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने कहा था, अगर हम पाकिस्तान का विभाजन नहीं करते हैं तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और भारत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा आने वाले समय में। तो इस प्रकार से पटेल ने भी इस चीज़ का समर्थन किया और भारत पाकिस्तान अलग होने चाहिए। इसी प्रकार से जैसे गोविंद वल्लभ पंत ने कहा है, गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने कहा था कांग्रेस के सामने केवल दो ही विकल्प हैं, या तो कांग्रेस विभाजन को स्वीकार करे या वो आत्महत्या करे, अर्थात कांग्रेस अपने आप को नष्ट कर ले। इसी तरह से नेहरू जी ने भी कहा था, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि भारत विभाजन को स्वीकार करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आने वाले समय में ये एक ऐसे प्रकार का घाव था और रिसाव था जो धीरे धीरे वर्तमान तक भी बना हुआ है और हमारे लिए घातक साबित होता रहा। जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू का ये था कि भारत विभाजन के रूप में ये वो प्रदेश थे जहाँ मुस्लिम बाहुल्य था। असम का सिलट हो, बांग्लादेश के नाम से जो देश बना बाद में जाकर के 1971 में, जिसको कि पहले पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जो बंगाल के नाम से था और उसमें मुस्लिम बाहुल्य था। ये पंजाब का उत्तरी सीमांत प्रांत और संपूर्ण वर्तमान पाकिस्तान, ये वो मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश थे जो भारत पाकिस्तान की भूमिका के रूप में भारत से अलग हुए। और ये भारत विभाजन सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना के रूप में ये जो विभाजन था वो हमारे लिए दुखदायी था, और जो आज तक वर्तमान में कश्मीर की समस्या को लेकर के या अन्य प्रकार की गतिविधियों के संचालन के रूप में भी इसे हम देख सकते हैं। ये भारत विभाजन के प्रमुख कारण थे। ये आपका टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट कल।